हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया से आग्रह करूंगा कि सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। पत्रकार मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने आज एक नेक और सच्ची आवाज को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत का तुष्टीकरण का विद्रूप चेहरा राजस्थान की जनता को और देश की जनता को दिखाया है। मैं तेजस्वी जी का अभिनंदन करता हूं, भाई हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के बहुसंख्यक लोगों की और करौली के उन पीड़ितों की आवाज बनकर इस आंदोलन की अगुवाई करी। इससे पहले भी युवा मोर्चे ने राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 10 अक्टूबर को 10 फरवरी को रीट और बेरोजगारी को लेकर एक प्रभावी आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार डरी और घबराई और उनके पाए हिले। अब ये सब उजागर हो गया कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के गृह मंत्री क्यों बने। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते गृह मंत्री भी हैं और कानून व्यवस्था की वानगी है कि राजस्थान के इतिहास में 3 वर्षों में 7 लाख एफआईआर पहली बार दर्ज हुई हैं। इन्हीं एफआईआर में 1 साल की महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा 6,337 है। गैंगरेप की घटनाओं का एक औसत 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं अशोक गहलोत के राज में। केवल यही नहीं, दलितों के प्रति 40% उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है इनके राज में आने के बाद में। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके से हरीश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। न प्रियंका गांधी आई, न राहुल गांधी आए, न अशोक गहलोत बोले। और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना। और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की, हजारों की तादाद में। अकेले हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। ऐसे अनेकों जगह इस अपीजमेंट के कारण गृह मंत्री इसलिए बने कि वोट बैंक के कारण वो तुष्टीकरण करें और उस तुष्टीकरण के कारण अपना वोट बैंक पुख्ता करें। राजस्थान में इससे पहले मालपुरा में बहुसंख्यक हिंदुओं ने इसी तरीके के मोहल्लों से पलायन की शुरुआत करी। करौली में भी 7 परिवार जगह छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक तरीके से करौली जाना चाहता था, हालात का जायजा लेना चाहता था, उन पीड़ितों के आंसू पहुंचना चाहता था। हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग उन दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हम उन निर्दोषों को प्रताड़ित होने से बचाने की मांग कर रहे हैं। हम उस संपत्ति के माल के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, एक बार नहीं, ये पहला अवसर नहीं है। हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पूरे 2 दिन तक हमारे सांसद, विधायक और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राजेंद्र राठौड़ जी की अगुवाई में एक एक व्यक्ति से बात करी। और उसके बाद परसों ही हमारे डेलीगेशन ने राज्यपाल महोदय से ये उम्मीद करी है, गुहार लगाई, ये निवेदन किया कि आप राजस्थान के इन जलते हुए हालातों को देखकर इंटरवीन करें। आप डीजी को तलब करें, आप मुख्यमंत्री को लिखें, उनको तलब करें कि आखिर कब तक राजस्थान जलता रहेगा, कब तक बहुसंख्यक लोग इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होते रहेंगे। यदि अशोक गहलोत का यही लोकतंत्र है, यही धर्मनिरपेक्षता है, तो लानत है ऐसी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे जिसने पूरे राजस्थान की शांति को ग्रहण लगा दिया। और आज जो वानगी दिखी कि दिल्ली से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता आते हैं जो सांसद भी हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो पूरे दुनिया ने देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक का
तेजस्वी जी ने कि औरंगजेब के हमलों ने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर इतिहास में कि किस तरीके का दमन चक्र चला था मुगलों के समय, किस तरीके से नादरशाही चली थी और इसी देश में किस तरीके से आपातकाल के जरिए तानाशाही थी, उस तानाशाही की याद दिलाई। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के हर जिले की सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से नौजवानों ने ऊर्जा के साथ में भाई हिमांशु जी के नेतृत्व में हमारे तमाम जो नेतागण थे, दोनों हमारे सांसद रंजीता जी और मनोज जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई हमारे मुकेश जी, हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष दौसा और करौली के और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ, भाई जितेंद्र मीणा जी जो हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नेहा जोशी जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देहरादून उत्तराखंड से आकर राजस्थान के नौजवानों की वो उनको संबल देने के लिए आई। तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चे के इस विराट प्रदर्शन से, इस आक्रामक प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी को यह एहसास तो हो गया होगा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। धन्यवाद। पुनिया जी, पलायन करने वाले लोगों की लिस्ट किरोड़ीलाल मीणा ने प्रशासन को सौंपी 195 लोगों की, क्या करौली भी राजस्थान का कहलाना बनता दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं और जो सबने उस जलती हुई करौली को देखा है, वो इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार तो इस तरीके के काम करने वालों को संरक्षण देती है। इसलिए हमारी चिंता थी, इसलिए हमारे सांसद ने वो सूची भी दी, 7 लोग आइडेंटिफाई भी हुए और हमने पब्लिक डोमेन में वो वीडियो भी जारी किए। डीजीपी कहते हैं कि लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं थी, वो ले जाया गया, नारे लगाए गए भड़काऊ, लेकिन क्या पुलिस ने अपने पावर पत्थर फेंकने वालों को डेलीगेट कर दिए? देखिए, ऐसे लगता है कि ये खुद पुलिस के एफआईआर में वहां के इंचार्ज कहते हैं कि जुलूस जो था वो शांतिपूर्वक था, आधे रास्ते जुलूस पहुंचा और उसके बाद लगातार पथराव शुरू हो गया। पीएफआई का पत्र जारी होता है और उसके बाद आईजी का एक वीडियो वायरल होता है कि हमें तो ऊपर से निर्देश थे, चाहते तो हम ये घटना रोक सकते थे। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से सुनियोजित सारी घटनाएं थी, जिसमें पीएफआई भी शामिल थी और पीएफआई जिसकी चहेती संस्था है वो राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने कोटा में तो परमिशन दी पीएफआई को, हिजाब के मामले में रैली की और रामनवमी के बीकानेर के जुलूस पर वो पाबंदी लगाते हैं। तो इसलिए पब्लिक डोमेन में सब कुछ साफ है। मुख्यमंत्री कहते हैं नारे भड़काऊ लगाए गए और प्रताप सिंह खाचरियावास तो यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी के ऑफिस में बैठ करके इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई इस पूरे मामले की। देखिए, जैसी मानसिकता होगी वो वैसी बात करेगा। यदि इस देश में जय श्री राम का नारा भड़काऊ है, भारत माता का नारा भड़काऊ है, वंदे मातरम का नारा भड़काऊ है, तो ये नारे तो हम लगाएंगे। पुनिया जी, अभी स्टेटस क्या है? आप लोगों को वहां से पुलिस पकड़ के ले आई, तो अभी आप गिरफ्त में है, डिटेंशन में है, प्रिवेंटिव कस्टडी में है, छोड़ दिए गए हैं? पुलिस को हम लोगों ने जो दृश्य बना था, हमने कोशिश की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लाठियां बरसाई और उसके बाद उन्होंने हमारे को डिटेन किया, रिलीज कर दिया। अब पुलिस को अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे, लेकिन आज एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। हम आने वाले समय में जिलों तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। क्या फिर करौली जाने की कोशिश करेंगे आप लोग? अभी आपको नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे सर? ऐसा क्या हमसे नाराजगी है सर? आप साथ लेके चलेंगे बात। तो ये हम सुन रहे थे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को, जिन्होंने कहा है कि ये शुरुआत है, ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। हालांकि आगे क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की, इसको बताने से उन्होंने इनकार कर दिया है कि क्या फिर से बीजेपी ये कोशिश करेगी करौली जाने की। तो बड़ा बयान सामने आया है बीजेपी पर, गहलोत का बड़ा हमला। बीजेपी को सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है, बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है, प्रदेश की शांति भंग नहीं करने देंगे। बीजेपी को एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है। करौली मामले में बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है।
ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां रामनवमी पर दंगे भड़के। राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया। रामनवमी के जुलूसों का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम वर्गों के लोगों ने स्वागत किया। भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। तो ये तमाम आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए हैं बीजेपी पर। उन्होंने कहा है भाजपा के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। इसीलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं जिससे तनाव बना रहे। परंतु प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। उन्होंने कहा है कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। तो ये बड़े बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने आए हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा गया है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है बीजेपी पर और बोला है कि बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी को एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी होती है। तो ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया है और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। यूं चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। यूं चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे।
पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला, सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे, पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या, इसके अलावा है क्या? है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो दौसा करौली बॉर्डर पर आज जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हंगामे की ये तस्वीरें जब दौसा करौली बॉर्डर पर भाजयुमो और बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। इस बीच पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी ताकि करौली में प्रवेश ना मिल सके इन सभी को, क्योंकि करौली में पहले से ही धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही कर्फ्यू भी लगा हुआ है। इसी को देखते हुए पुलिस को सख्त आदेश मिले थे कि कोई भी जो कार्यकर्ता है या नेता है वो करौली में ना जा पाए। और इसके बाद जब कोशिश की जाने लगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से करौली में एंट्री के लिए, तो फिर पुलिस ने सख्ती दिखाई और यहां पर हिंसक झड़प शुरू हो गई। धक्का मुक्की देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर धक्का मुक्की हुई है भाजयुमो बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच में। जिसके बाद जब भीड़ और भी ज्यादा उग्र होता नजर आया तो पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज भी किया। हल्का बल प्रयोग करने के बाद उसके बाद गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया नेताओं को, ये बस से उतरते हुए तस्वीरें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। इससे पहले करौली बॉर्डर पर ही पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा रोक दी। दौसा एसपी ने करौली में धारा 144 लगे होने का हवाला दिया और कहा कि ऐसे हालात में न्याय यात्रा को इजाजत नहीं दे सकते। उधर बीजेपी की न्याय यात्रा को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। शांति बनाए रखने के लिए कई स्पेशल अधिकारी भी तैनात किए गए थे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।